हाय गाइस। इंडियन पेनल कोड 1860 के आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टडी करते हैं सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 66 तक। तो आइए देखा जाए सेक्शन 53 से लेके 66 में क्या व्यवस्था की गई है, क्या लिखा गया है। सेक्शन 53 जो चैप्टर 3 में है ऑफ पनिशमेंट नामक चैप्टर में, यानी कि सेक्शन 53 में पनिशमेंट क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर आर लिएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, यानी कि अपराधी इस यानी कि इंडियन पेनल कोड के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं ये हैं: फर्स्ट डेथ, सेकेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड जो कि ऑमिटेड है, देन फोर्थ imprisonment which is of two description: first rigorous imprisonment, second simple imprisonment, fifthly forfeiture of property, sixthly fine। यानी कि पहले कुल 6 तरीके के दंड दिए जाते थे इंडियन पेनल कोड के तहत, लेकिन जो तीसरे नंबर का दंड है वह 1949 में निकाल दिया गया है, जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था, यानी कि आजीवन निर्वासन का सिद्धांत उसमें समाहित था। वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का पनिशमेंट दिया जाता था। तो अब 5 तरीके के दंड बचे हुए हैं इंडियन पेनल कोड में: फर्स्ट डेथ, सेकंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड इम्प्रिजनमेंट जो 2 तरीके का हो सकेगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकेगा और रिजरस इम्प्रिजनमेंट हो सकेगा। चौथा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाना। एंड 5वां बचा है जो है फाइन, अर्थात जुर्माना। तो ये सेक्शन 53 5 तरीके के दंड की व्यवस्था किया गया है। इसमें एक दंड जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था 1949 में इसे हटा दिया गया है, उसके दौरान निकाल दिया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 53A पर, जो बात करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। Subject to the provision of subsection 2 and subsection 3, any reference transportation for life in any other law, transportation for life in any other law for the time being in force or in any instrument or order having effect by virtue of any such law or of any enactment repealed shall be construed as a reference to imprisonment for life। अर्थात यह बात करता है कि उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वास के प्रति या आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। सबसेक्शन 2 बात करता है कि इन एवरी केस इन विच अ सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म हैज बीन पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1955, द ऑफेंडर शैल बी डील्ड विद द सेम मैनर एज इफ सेंटेंस टू रिजरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेम टर्म। अर्थात सबसेक्शन 2 बात करता है कि हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दिया गया है, तो 1955 सीआरपीसी के अमेंडमेंट से प्रारंभ होने से पूर्व यदि अपराधी उस प्रकार ऐसे बरता जाएगा कि मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडित किया गया है। सबसेक्शन 3 बात करता है एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म और ट्रांसपोर्टेशन फॉर any shorter term by what he was named called in any other law for the time being in force shall be deemed to have been omitted। अर्थात 3 सबसेक्शन 3 बात करता है कि किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। और चौथा सबसेक्शन बात करता है कि एनी रेफरेंस to transportation in any other law for the time being in force shall, if the expression means transportation for life, be construed as a reference to imprisonment for life।
अर्थात यदि उस पद से आजीवन निर्वासन से अभिप्रेत है या आजीवन निर्वासन का अर्थ लिया जाता है तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा। ये ए बात करता है। और बी बात करता है कि द एक्सप्रेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म बिजीम टू हैव बीन ओमिटेड। और यदि उस पद से किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है। ये सेक्शन 53 ये बात करता है। अब हम लोग देख लेते हैं 55 जो बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अर्थात इन एवरी केस इन विच sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commit the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years। अर्थात सेक्शन 55 बात करता है कि आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। तो हर बात में, हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है तो अपराधी की सम्मति के बिना, ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसे अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, क्या, नॉट एक्सेडिंग 14 ईयर्स, नॉट एक्सेडिंग 14 ईयर, जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी, अर्थात उसे कम कर सकेगी। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 55A जो बात करता है डिफिनीशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है सेक्शन 55A में। तो इन सेक्शन 54 and 55 the expression appropriate government means in cases where the sentence is of death or is for an offense against law relating to the matter to which the executive power of the union extends the central government, and in cases where the sentence whether death or not is for an offense against any law relating to a matter which the executive power of the state extends the government of the state within which the offender sentenced। अर्थात सेक्शन 55A समुचित सरकार की परिभाषा देता है, डिफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देता है। तो धारा 54 और 55 में समुचित सरकार, समुचित ऐसे पद से उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश, मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषयों से जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए तथा उन मामलों में उस राज्य सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादेश हुआ है अभिप्रेत है जहां की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषयों से जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। सेक्शन 56 जो 56 है वो बात करता है सेंटेंस ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स टू पेनल सर्विट्यूड, जो कि रेमिटेड है, जो कि रिपील किया जा चुका है 1949 में ही। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 57 जो बात करता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, अर्थात दंडावधियों के भिन्न, fractions of terms of punishment। In calculating the fraction of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to the imprisonment for 20 years। यानी कि दंडावधियों की जब गणना की जा रही है तो उसमें आजीवन कारावास 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, 20 वर्ष के कारावास के बराबर गिना जाएगा। सेक्शन 58 एंड 59 ये दोनों सेक्शन भी रिपील्ड हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 60 जो बात करता है सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिजर्व्स और सिंपल, यानी कि 60 बात करता है कि जब आप सेंटेंस दे रहे हैं तो उसमें कुछ जो है दंडादेश वह कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा, सिंपल और रिजर्व्स हो सकेगा। इन एवरी केस in which an offender is punishable with imprisonment
which may be of either description, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and rest simple। अर्थात सेक्शन 60 बात करता है कि हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, तो वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और कुछ भाग सादा होगा। सेक्शन 61 एंड 62 अगेन रिपील्ड हैं 1921 में। अब हम लोग सेक्शन 63 देख लेते हैं जो बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन की। तो वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच फाइन में एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लिएबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। अर्थात जुर्माने की रकम की बात करता है सेक्शन 63। तो जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं है कि कितने तक जुर्माना हो सकता है, तो वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अनलिमिटेड है, किंतु वह अत्यधिक नहीं होगी, किंतु वह एक्सेसिव नहीं होगी। ये सेक्शन 63 बात करता है। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 64 जो बात करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment। अर्थात 64 यह कहता है कि कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या कारावास रहित जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट or fine or with fine only in which the offender is sentenced to fine, तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of sentence। यानी कि सेक्शन 64 बात करता है कि वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधीश कर रहा है वह सक्षम होगा कि दंडाधीश द्वारा निर्देश दे सके कि जुर्माने देने में डिफॉल्ट करने की दशा में अपराधी इस तिथि तक, इस अवधि तक कारावास भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधीश हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। ये सेक्शन 64 व्यवस्था करती है। अब हम लोग सेक्शन 65 देख लेते हैं जो बात करता है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉइडेबल। अर्थात जबकि कारावास और जुर्माने दोनों से दंडाधीश किए जा सकते हैं तथा जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। अर्थात यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे रहा है, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। तो जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उस ऑफेंस के लिए वो फाइन के डिफॉल्ट के लिए उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं देगा।
अब हम लोग सेक्शन 66 देख लेते हैं, जो बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 66, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। अर्थात वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन जो रिजर्वस या सिंपल का होता है, तो वह किसी भी भांति का हो सकता है जिसके लिए वह दंडित किया जा सकेगा, जो उसके लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो ये हम लोग सेक्शन 66 देखें। आगे के आईपीसी के डायरेक्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग सेक्शन 67 से आगे देखते हैं। तो बने रहिए हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 के डायरेक्ट लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।